प्रतिशोध मदन मोहन तरुण के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। उनके कहानी संग्रह जंगल जिंदा है से। इस बंगले के अलॉटमेंट के पूर्व मुझसे सहमति मांगी गई थी। सच पूछिए तो मैं इस परिवर्तन का इच्छुक नहीं था। मेरा पहला क्वार्टर छोटा जरूर था, परंतु मैंने पिछले 3 वर्षों में इसे फूल पौधों से नई दुल्हन की तरह सजा दिया था। स्वयं उन पौधों से मुझे इतना प्यार हो गया था कि मैं वहीं उनके साथ रहता हुआ सेवानिवृत्त हो जाना चाहता था। परंतु श्रीमती जी और बच्चे न जाने कब से इस परिवर्तन की प्रतीक्षा में थे। उनके लिए आवास मात्र रहने का स्थान नहीं था, वह तुलनात्मक दृष्टि से स्टेटस का भी प्रतीक था। सो जब तक मैं उसके बारे में अपनी सहमति असहमति देता, वे माली को उसकी सफाई का आदेश दे चुकी थीं। बच्चे अपने अपने कमरों का चुनाव कर चुके थे। गृह सहायिका मिस टोपनो को सर्वेंट क्वार्टर में से एक में अपना सामान शिफ्ट कर चुकी थीं। दूसरे क्वार्टर में पहले वाला माली अब तक इस उम्मीद में जमा हुआ था कि मेरा पिछला माली यहाँ आने वाला नहीं है। उसकी कुछ पारिवारिक समस्याएं थीं जिससे संभवतः यहाँ के अन्य माली परिचित थे। साहबों के हर नए परिवर्तन के साथ मालियों की दुनिया भी बदल जाती है, इसलिए वे अंदर ही अंदर हर साहब के स्वभाव, पसंद नापसंद की अच्छी खासी जानकारी रखते थे। यह माली अपने वार्ता कौशल से हमारी श्रीमती को प्रभावित कर चुका था। परिसर के अंदर आम, अमरूद, जामुन आदि की विशेषताओं के बारे में उनकी अच्छी खासी जानकारी बढ़ा चुका था। आमतौर पर हर किसी को अपना प्रतिस्पर्धी मान लेने वाली मिसेस टोपनो भी उसकी बगल बातों में रस ले रही थीं। बच्चे अपने स्कूल कॉलेज के मित्रों को नए घर में के प्रवेश की दावत दे चुके थे। जाहिर है कि मेरे पास उनके अनुकरण से हटकर कोई और विकल्प शेष नहीं रह गया था। यह ब्रिटिश शासन के ज़माने का बंगला है, जहाँ कभी उनके उच्चाधिकारी रहा करते थे। भारत सरकार ने भी इस परंपरा को बनाए रखा है। यहाँ भी ताम झाम में कोई कमी नहीं है। इस भवन का परिसर चारों ओर अच्छी खासी लंबाई चौड़ाई में फैला हुआ है। चारों ओर फैली पर्वत श्रेणी और बीच की उन्नतोदर भूमि पर यह भवन श्रृंखला बहुत ही नजाकत और सुरक्षात्मक दृष्टि के साथ बनाई गई है। सुरक्षात्मक दृष्टि ऐसी कि एक स्थान पर खड़े हों तो दूसरा मकान दिखाई नहीं पड़ेगा। 2 मकानों के बीच से एक सघन वन पंक्ति निकलती है। चारों ओर दृष्टि डालते ही प्रकृति की जो मोहक छवि यहाँ से दिखाई पड़ती है, वह अन्यत्र तो शायद ही दृष्टिगोचर हो सके। प्रकृति जैसे यहाँ अपनी गौरवमयी सत्ता का महोत्सव मनाती है। इस भवन का परिसर अत्यंत विशाल है। एक किसान इसमें हर मौसम की अच्छी खासी खेती कर सकता है। दुर्धर्ष गर्मी में भी यहाँ पानी की कमी नहीं। गार्डन का नल कभी बंद नहीं होता, चाहे काम हो या न हो। यदि कोई आम हिंदुस्तानी इस भवन के सामने खड़ा हो जाए तो उसका बड़ा से बड़ा मकान झोपड़पट्टी का घर मालूम पड़ेगा और स्वयं उसकी हैसियत चपरासी से ज़्यादा नहीं लग सकती। खैर, जो भी हो, मैंने मकान बदल लिया, किंतु इस भवन में प्रवेश करते ही जिस चीज़ ने मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया वह था इस मकान का सपाटपन। पूरे मकान में कहीं किसी फूल का पौधा नहीं कि आसपास के भवनों में दुर्लभ से दुर्लभ फूल खिले हुए थे। इन मालियों की नियुक्ति यहाँ इसी योग्यता के आधार पर होती है। फिर सजावट और देखरेख की दृष्टि से इन भवनों का एक विशेष स्तर बनाए रखना यहाँ रहने वाले अधिकारियों के दायित्व में से एक है। फिर यहाँ फूल क्यों नहीं? मालिक काहिल तो नहीं, लेकिन चारों ओर की साफ सफाई एकदम नई खरीदी गई हरी कालीन की तरह सामने पसरी साफ सुथरी लॉन, साफ सुथरे ढंग से कटी हुई लॉन माली की कर्मठता की कहानी सुना रहे थे। फिर ऐसा क्यों? क्या इसके पूर्व के अधिकारी को फूल पौधों से कोई प्यार नहीं था? हो सकता है यह कोई अस्वाभाविक बात नहीं। मैं मन ही मन कई प्रश्नों शंकाओं से जूझ रहा था कि लॉन के ठीक सामने एक कंटीले जड़े झुलसे वृक्ष कंकाल को देखकर मैं चौंक पड़ा। वह कंकाल पूरे परिवेश को पर चुटकी देता एक क्रूर व्यंग चित्र जैसा लग रहा था। मैंने माली को बुलवाया। मेरे तेवर देखकर मिसेस
स्टोपनो खुश थीं। उन्हें बहुत दिनों बाद किसी की खिंचाई देखने का अवसर मिलने वाला था। सबको पता था कि सफाई और सुव्यवस्था के विषय में मैं बहुत संवेदनशील था। थोड़ी ही देर में एक दुबला पतला सा अर्धवयस्क माली मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसने अपेक्षा तत्परतापूर्वक फौजी सलामी दी। पूछने पर उसने बताया कि पिछले युद्ध के दौरान मारे गए एक फौजी का वह सबसे छोटा लड़का है जिसे वह नौकरी दी गई है। वृक्ष कंकाल को देखकर मेरा मन चिढ़ा हुआ था, इसलिए मैं उसके प्रति सामान्य सहानुभूति भी नहीं दिखा सका। सामने के जड़े झुलसे पेड़ को तुरंत काट फेंकने का आदेश दिया, परंतु माली इस तरह चुपचाप मेरी ओर देखता हुआ खड़ा रहा जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। इस अवज्ञा ने मुझे और भी चिढ़ा दिया। मैंने उससे कड़क कर पूछा, सुना नहीं तुमने? तब माली ने अपनी गर्दन नीचे ही झुकाए हुए कहा, साहब यह कंकाल नहीं, नींबू का झाड़ है। यह कभी फूलों फलों से लदा रहता था। मैंने साश्चर्य किंतु तीखे अंदाज में कहा, तो तुम मुझे निरा अफसर समझते हो जिसे पेड़ पौधों की कोई तमीज़ नहीं? यह सूखा कटीला जला झुलसा कंकाल नींबू का झाड़ है। चलो यह मान लिया कि कभी यह फल फूल से लदा रहता था, परंतु आज इसमें क्या है? एक खड़ी सूखी लकड़ी। अब न तो इसमें पत्तियां आ सकती हैं, न फूल न फल, फिर भी इसे यहाँ भूत की तरह बसाए रहने में क्या तुक है? मैंने इस बार अधिक सख्ती से कहा, हटाओ इसे, मैं ऐसी गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस बार उसने तनिक दृढ़ता से कहा, नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, यह पेड़ अभी मरा नहीं है साहब। सच तो यह है साहब कि यह पेड़ न तो अपनी उम्र का शिकार है न मौसम का, यह इंसान की बेरहमी का शिकार है। उस इंसान का जो अपने प्रति किए गए अन्याय का बदला उन लोगों के प्रति निर्दयता दिखाकर करता है जो कमज़ोर है, अपने बचाव में असमर्थ है ना? किसी के प्रति कभी क्रूरता दिखाने की कल्पना भी कर सकते हैं। माली ने सब कुछ इतनी भावुकता एवं व्यथा के साथ व्यक्त किया कि मेरे भीतर सब कुछ जान लेने की गहरी उत्सुकता जाग उठी। एक मामूली से पेड़ की भी कोई इतनी कहानी हो सकती है, यह सोचना अब तक मेरे लिए कठिन था। परंतु माली आगे कुछ भी सुनाने को तैयार नहीं था। वह एक ही रट लगाए जा रहा था, साहब इस पेड़ को मत कटवाइए, इसने बहुत दुख सहे हैं। परंतु उसके प्रति मेरी उत्सुकता इतनी बढ़ चुकी थी कि मैंने उस पेड़ को सुरक्षित रखने के लिए पूरी घटना को सुनाने की शर्त रख दी। बहुत नानुकुर करने के बाद उसने जो घटना सुनाई वह साधारण नहीं थी, परंतु हिचकिचाहट के साथ उसने कहना शुरू किया, बहुत दिन नहीं हुए साहब, जो साहब यहाँ पहले रहते थे वे गार्डनिंग के बहुत शौकीन थे। साहब जहाँ भी जाते वहीं से अपनी पसंद के पौधे लाया करते थे। पौधों की ज़रूरत के बारे में खाद पानी की व्यवस्था ही नहीं करते, अपनी देख रेख में हम लोगों से बनवाते भी थे। साहब किताबें पढ़ पढ़ कर हम लोगों को उनके बारे में नई नई बातें बतलाया करते थे। साहब ये पौधे उनके बाल बच्चों की तरह थे जैसे। क्या मजाल कि साहब के द्वारा लगाए गए पौधे सूख जाएं। न जाने उनके छूने में क्या जादू था साहब। हर शाम पौधों की पत्ती पत्ती को धोते, उनसे बातें करते, पूरा गार्डन स्वर्ग रहता था साहब। न जाने कहाँ कहाँ से तरह तरह के पक्षी भी आने लगे थे उन दिनों। जो भी इधर से गुजरता वह थोड़ी देर रुककर गार्डन को निहारना नहीं भूलता। साहब ने कभी अपना गार्डन कंपटीशन के लिए नहीं रखा, जबकि सबको पता था कि ऐसा गार्डन आसपास में कहीं नहीं है। साहब औरों से बहुत अलग थे। मेम साहब को किताबों का बहुत शौक़ था। उनका कमरा किताबों से भरा रहता था। पोस्टमैन हर रोज़ कोई ना कोई किताबों का बंडल लेकर आता। मेम साहब बम्बई के किसी कॉलेज में लेक्चरर थीं। वे सोमवार को यहाँ से आती और शुक्रवार की शाम को लौट जाती थीं। दोनों में बहुत प्रेम था साहब। वह क्या घर था, चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ थी, मगर न जाने इस खुशी पर किसकी नज़र लग गई। देखते ही देखते एक दिन में बना बनाया चमन वीरान हो गया साहब। वह थोड़ी देर रुका। माली की आवाज़ अब हल्की और रहस्यमयी हो गई। अब उसने तनिक थम थम कर कहानी आगे बढ़ाई। मेरे साहब में एक बुरी आदत थी। मेम साहब जैसे ही बम्बई जाते उसके दूसरे दिन ही एक औरत आ जाती। वह मेम साहब के ही बेडरूम में रहती थी, यहाँ तक कि उन्हीं के कपड़े का कभी कभी उपयोग करती। मेम साहब के कभी पूछने पर साहब हंसते, उन्हें कह देते,
तुम नहीं रहती तो तुम्हारे क्रीम और कपड़ों का सहारा तो लेना ही पड़ता है डियर। उनकी बातें सुनकर दोनों का प्रेम और बढ़ जाता। मैंने कई बार सोचा कि मेम साहब को इसके बारे में बताऊं, मगर दोनों के बीच प्यार की गहराई देखकर मैं साहस नहीं कर सका। फिर मैं केवल एक मामूली सा माली था साहब, मेरी बात का मेम साहब को कितना भरोसा होता, यही सब सोचकर मैं चुप रह गया। एक दिन मेम साहब बुधवार को ही लौट आईं। उस समय वह औरत साहब के कमरे में ही सो रही थी। साहब दफ्तर गए थे। उसके बाद जो हुआ कुछ न पूछिए साहब। मेम साहब ने मुझे बुलाया। मेम साहब को बातें समझते देर नहीं लगी। इसके बाद मैंने मेम साहब का नया रूप देखा, एकदम नया। जिन मेम साहब को मैं हमेशा मुस्कुराते देखने का आदी था, वही अब एक नई औरत बन गई थीं। उनकी आंखें धड़क रही थीं। उन्होंने उस औरत को पहले बालों से पकड़कर खाट के चारों ओर खूब घसीटा। वह चिल्लाती रही। फिर उन्होंने उसके बाल जहाँ तहाँ से काट डाले। जो कुछ भी सामने मिला उसी से उसकी पिटाई की। वह औरत किसी तरह उनकी पकड़ से छूटकर गेट के बाहर भाग निकली। मेम साहब बदहवास से उसका दूर तक पीछा करती रहीं, मगर जंगलों के बीच न जाने वह कहाँ उजड़ हो गई। मेम साहब उसके बाद भी देर तक उसके चारों ओर ढूंढती रहीं। हम में से किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेम साहब को रोक सके। थोड़ी देर के बाद मेम साहब वापस लौटीं, तब भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने साहब के सारे कपड़े चुन चुन कर जला दिए, जो उन्हें सबसे पसंद थे। अब पौधों और फूलों की बारी थी। वे साहब को प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय थीं। मेम साहब पागलों की तरह फूलों और पौधों पर दौड़ दौड़ कर उन्हें रौंदती रहीं। बड़े पेड़ों और पौधों पर उन्होंने मुझसे पेट्रोल डलवाया और आग लगवा दी। वे सारे पेड़ जिन्हें मैं हर शाम साहब के साथ सींचा और बच्चों की तरह सहलाया करते थे, वे सब मेरी आंखों से बोलने के सामने धड़क धड़क कर जलते जलते राख होते रहे, लेकिन मैं चूं तक नहीं कर सका। उस समय मेम साहब को कोई समझा सके इतनी हिम्मत किसी के पास नहीं थी। वे जैसे चंडी का अवतार बन गई थीं। हमेशा कम से कम बोलने वाली और अपनी किताबों की दुनिया में रहने वाली मेम साहब को देखकर मुझे पहली बार लगा था कि एक इंसान के भीतर कितने इंसान रहते हैं और समय आने पर वे क्या क्या रूप लेते रहते हैं। नींबू के पेड़ में उसी साल लंबे इंतजार के बाद गदराकर सैकड़ों फूल खिले थे, जिनकी नशीली गंध से पूरा गार्डन महमहा उठा था। हवा चलती तो लगता सैकड़ों बच्चे ताली बजा बजा कर नाच रहे हैं। साहब को कोई संतान नहीं थी, लेकिन इन्हें देखकर उन्हें ऐसा लगता मानो लंबी प्रतीक्षा खत्म हो गई। तब से इस नींबू के पौधे पर घर में कुछ और ही रुतबा था। मगर जब से नींबू में फूल आए, उन्होंने न कभी हमें आराम से सोने दिया, न मेम साहब को। रात में उन्हें लगता कोई नींबू के फूलों को तोड़ने चला आ रहा है, और तब साहब रात को रात नहीं देखते, खुद भी बाहर निकल आते और हमें बुला लेते। खुद मेम साहब भी नींबू के एक एक पत्ते का ख्याल रखती। एक दिन सवेरे सवेरे साहब नींबू के पेड़ के पास खड़े होकर दीवानों की तरह चिल्लाने लगे, दौड़ो दौड़ो जल्दी दौड़ो। मैंने भी सुना, दौड़ा आया। मेम साहब बाट ले रही थीं। आधा नहाना छोड़कर वे भी दौड़ी बाहर आई। सबको लगा कोई हादसा हो गया। गार्डन में कई बार लोगों ने सांप देखे हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही नज़ारा था। साहब नींबू के पौधे की ओर इशारा करके चिल्ला रहे थे, फल फल, नींबू में फल आ गए, नींबू में फल आ गए। साहब मैं उस दिन साहब की खुशी का वर्णन नहीं कर सकता। लगता था जैसे ससुराल गई ऐसी बेटी की संतान होने की खबर आई, जिसकी लंबे अरसे से हर किसी को इंतजार था। हम लोग लपकते हुए नींबू के पेड़ के पास पहुँचे। देखकर आंखें जुड़ा गईं। नींबू का पौधा सैकड़ों छोटे छोटे फूलों से लदा सरमाया सा तनिक झुका झुका सा खड़ा था। वह क्या दिन था। मेम साहब ने खुद अपने हाथों से इस पौधे के चारों ओर काला धागा लपेटा था, और एक वह दिन भी आया जिसको सबसे सहेज कर संवार कर पाला पोसा गया, उसे ही सबसे निर्ममता से जलाया गया। मेम साहब ने अपना सबसे ज़्यादा गुस्सा इसी पौधे पर उतारा। पहले उसके एक एक फल को उन्होंने निर्दयता से मचोर कर ज़मीन पर फेंक डाला, और फिर उसे वे देर तक पाँवों से रौंदती रहीं। फिर मुझसे ढेर सारे सूखे पत्ते जमा करवा कर उससे नींबू के पौधों को ढक दिया, और खुद मेम साहब ने अपने हाथों से उसमें आग लगा दी। देखते देखते उसकी
डालियां मसक मसक कर जलने लगीं। पूरा पेड़ घंटों जलता जलता कंकाल बन गया। मेम साहब के अंदर आते ही मैंने वह आग बुझा दी। यही तो आज उसका कंकाल भी यहाँ दिखाई नहीं पड़ता। फिर उसने करपते करपते कहा, इसे मत काटिए साहब, इस पौधे ने बहुत दुख भरे दिन देखे हैं। भला ऐसा कौन हृदयहीन होगा जो इतनी दर्दनाक घटना से परिचित होने के बाद भी इस पौधे को कटवाने की बात करेगा। सच तो यह है कि जब मैं इस पौधे के सामने अपने को अपराधी अनुभव कर रहा था। उस अधिकारी और उसके परिवार से संबंधित दर्दनाक घटनाओं के बारे में हम सबों को जानकारी थी, इसलिए इसके बाद उनके जीवन में क्या हुआ यह जानने पर मैंने कभी जोर नहीं दिया। अतीत को गींजने से क्या लाभ। मैंने बागबानी अब पूरी तरह तुकाराम को सौंप दी। यही नाम था उस सहृदय माली का। मेरे पास अब समय की इतनी कमी थी कि महीनों मुझे गार्डन की ओर रुख करने का मौका नहीं मिलता। एक दिन प्रातःकाल श्रीमती जी से करीब करीब बाहर की ओर उत्साह में खींचते हुए कहा, जरा इधर तो आओ। थोड़ी देर में मैं उस नींबू के पौधे के नीचे था। श्रीमती ने पूछा, पहचानते हो इसे? आश्चर्य से मेरी आंखें विस्फारित रह गईं। मेरे लिए यह विश्वास करना कठिन था कि यह वही जला झुलसा कंकाल है जिसकी मार्मिक कथा तुकाराम ने सुनाई थी। उसकी जली झुलसी टहनियों में ताम्रवर्णी पत्तियां फूटती चली आ रही थीं, जैसे किसी बरसों के उजाड़ गांव में स्कूल के बच्चे किलकारियां मारते हुए पिकनिक के लिए आ गए हों। पौधे के नीचे हरी नई टहनियां जमीन को चीरती हुई हरे रंग की पिचकारी सी फूटती चली आ रही हैं। पूरा वृक्ष वासंती नवयौवन से लहरा उठा था। मेरे लिए समझना सरल नहीं था कि सूखे काट से पौधे के भीतर हरियाली की यह नदी कहाँ से उमड़ पड़ी। उस पौधे पर पिछली विनाश लीला का कोई नामो निशान तक नहीं था। कुछ ही दिनों पश्चात उसमें नशीले फूलों की बहार आ गई और कुछ ही दिनों के पश्चात वह गोल गोल फलों से लद गया। ऐसा लग रहा था मानो गांव की औरतें अपने बच्चे गोद में संभाले खुशी से ठुमकती हुई गांव का मेला देखने निकल पड़ी हों। तनिक भी हवा चलते ही पोर पोर फूलों से लदा वह वृक्ष इस प्रकार झूम उठता जैसे कोई नर्तक अपने रोम रोम में घुंघरू बांधकर थिरक उठा हो। प्रसन्न तो हम सभी थे, परंतु तुकाराम का क्या कहना। उसके रोम रोम से प्रसन्नता उस बरसों से प्रतीक्षारत व्यग्र पिता की तरह उछाल भर रही थी, जिसका बेटा अप्रत्याशित रूप से राजी खुशी घर लौट आया हो। किंतु न जाने क्यों इस आप्यायित कर डालने वाले असाधारण क्षण में भी मेरे मन में एक छोटा सा परंतु तीक्ष्णतापूर्वक प्रश्न कुरेद रहा था, क्या पेड़ पौधों में भी अपने मान सम्मान का बोध नहीं होता? जिस पौधों को अपमानित कर जला दिया गया था, जिसकी सत्ता को पूरी तरह समाप्त कर डालने के लिए क्या नहीं किया गया, वही निर्लज्ज की भांति उसी आंगन में अपने सिर पर फलों की टोकरी लिए नाचने चला आया है। यह तो मात्र एक संजोग ही है कि यहाँ हम लोग हैं। यदि कहीं यहाँ वही लोग होते तो क्या उन्हें भी इस प्रकार नाच दिखाता? परंतु श्रीमती बहुत उत्साहित थीं। उन्हें लग रहा था कि यह तो उस वृक्ष का पुनर्जन्म हुआ है। परंतु जब मैंने अपनी शंका व्यक्त की तो वे क्षण भर स्तब्ध रह गईं, परंतु थोड़ी देर बाद उस दबंग वृक्ष की ओर देखती हुई बोली, किंतु यह मनुष्य से लिया गया इस वृक्ष का प्रतिशोध भी तो हो सकता है। जरा सोच कर देखो, इंसान ने उसकी सत्ता को सदा के लिए समाप्त कर डालने के लिए क्या नहीं किया। अपनी ओर से अपनी सत्ता की पूरी तरह इसकी सत्ता पूरी तरह समाप्त कर डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी उन लोगों ने। किंतु यह हारा नहीं। अपने आप को जलाने वाली अग्नि को ही इसने अमृत बना लिया और मौत की चुनौतियों के बीच यह जीवन का अपराजेय गीत बनकर फूट पड़ा। सच पूछो तो यह प्रहलाद है, अपराजेय प्रहलाद, जिसे आग में जलाने वाला स्वयं अपनी सत्ता खो बैठा, परंतु वह स्वयं जीवन की अविरल अकंपित मुस्कान बनकर अपनी विपरीतताओं पर अंकित हो गया। मुझे तो यह वृक्ष विध्वंस के विरुद्ध सृजन की बगावत लगता है। मैं इस व्याख्या से स्तब्ध रह गया। सचमुच यह भी तो हो सकता है। इसी बीच हवा का एक झोंका आया और पूरा वृक्ष अपनी गर्दन हिला हिलाकर मानो श्रीमती जी की बातों का समर्थन करने लगा। सचमुच यह मृत्यु के सामने एक अद्भुत
अपराजेय जीवन गान था, जिसके सामने हम सभी श्रद्धा से नत मस्तक थे। मदन मोहन तरुण।